नमस्कार, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की अगली कक्षा, जिसका नाम है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आइए देखते हैं। जैसा कि भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में हमारे भारतीय संविधान में के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इस विषय पर बात की गई है। उनको हम सभी अनुच्छेदों को बारी बारी से देखेंगे, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। उसके बाद किस राज्य का कब पुनर्गठन हुआ, फिर पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अभी 2 राज्यों का नामकरण करके एक राज्य बनाया गया है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का अलग अलग विलय करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। उसके बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण और सभी बिंदुओं को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए यह कक्षा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी और यह पढ़ने के बाद आप लोगों को कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा इस विषय पर। आइए देखते हैं। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, इसमें अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे यूनियन की बात की गई है, फेडरल की बात नहीं की गई है। फेडरलिज्म अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे यहाँ यूनियन शब्द लिया गया है। यूनियन शब्द का क्या निहितार्थ है उसको हम देखेंगे। यूनियन से हमारा जो आशय है कि जो भारत है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्यों को अनुमति नहीं है कि वो भारत संघ से अलग हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जो हमारा संघ से आशय क्या है, संघ ही क्यों लिया गया, इससे हमारा आशय इसलिए है कि जो भारत देश होगा वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक, पहली बात ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है। उसके बाद भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी भी राज्य को भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 आपकी बात करता है नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश का अधिकार। नए राज्यों की स्थापना होगी, उनका प्रवेश होगा, ये अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को यह शक्ति मिली है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सके, वह उनके प्रवेश की बात कर सके। यह जो अधिकार है, संसद को जो अधिकार मिला है वो 2 तरीके से मिला है। 2 प्रकार की शक्ति है संसद के पास। एक ऐसी पहली शक्ति है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। इसमें ऐसे राज्यों को शामिल किया जाता है जो पहले से पहले सम्मिलित हैं। और दूसरे प्रकार की जो शक्ति मिली है संसद को कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, इसमें ऐसे राज्य शामिल होंगे जो पहले से विद्यमान थे लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं है। 2 प्रकार की संसद को शक्ति मिली है नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश के लिए जो हमारा संविधान दिया है। तो इसमें अधिकार संसद की 2 शक्तियाँ हैं। एक शक्ति ऐसे है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है, लेकिन इसमें ऐसे राज्य शामिल होंगे जो पहले से ही स्थापित है। जैसे अभी हमारा हुआ दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये इसके तहत हुआ। ठीक, उसके बाद दूसरे तरीके का है कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, इसमें ऐसे राज्य शामिल होंगे जो पहले से विद्यमान थे लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं थे। अभी हम लोगों का बांग्लादेश के साथ मान लीजिए कि अभी समझौता हुआ है, उसमें बांग्लादेश में स्थित मान लीजिए कोई राज्य है, वो तो पहले से स्थापित राज्य है लेकिन वो भारत की सीमा में या भारत के में विद्यमान नहीं है, ऐसे को शामिल किया जाता है। हमारा जो तीसरा अनुच्छेद कहता है भारतीय संविधान का, वो कहता है कि नवीन राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में बदलाव करने की संसद को शक्ति प्राप्त की है। मतलब वो नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। वर्तमान जो राज्य है उनकी सीमाओं में, उनके नामों में बदलाव करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। इसमें सीमाओं में या तो वो उस राज्य की क्षेत्र सीमा को बढ़ा सकता है या कम भी कर सकता है, उसके नामों को परिवर्तित कर सकता है, पूर्व नाम भी रख सकता है। नए राज्यों के निर्माण की भी शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 में क्या है कि जो अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों के संसद की शक्ति है, अनुच्छेद 3 के तहत जो
संसद की शक्ति है। और संविधान का जो 368वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत जो भी बातें होंगी वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। इसके आलोक में, इसके संदर्भ में एक शर्त ये है, क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित कोई भी विधेयक है, ठीक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश होने के कारण राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है, राज्यों के पास राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है, वो लोग 14 दिन तक उसको रख सकते हैं, सिफारिश दे सकते हैं बदलाव में या उसी को मान सकते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं होगा, ऐसा प्रावधान है। इसमें मेन ये है कि अनुच्छेद 4 क्या है, इसके अनुसार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, उसके बाद देसी रियासतों के एकीकरण की बात की गई। जब ब्रिटिश भारत था तो उस समय ब्रिटिश भारत में कुल 9 प्रांत और 552 के आसपास देसी रियासतें थी। भारत सरकार द्वारा रियासती मंत्रालय का गठन किया गया 22 जून 1947 को। नेतृत्वकर्ता हो गए इनके नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुए। जो 15 अगस्त 1947 तक की हमारी भारत की स्थिति थी उसमें केवल 3 रियासतों, कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत के अलावा 15 अगस्त 1947 तक जो 9 प्रांत और 500 देसी रियासतें में 549 रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इन 3 रियासतों को भारत के पक्ष में या इनके संदर्भ में भारत का क्या रुख होगा, उन रुख के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा रियासती मंत्रालय का गठन 22 जून 1947 को किया गया। आइए फिर देखते हैं एक बार सरसरी निगाह से। राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। संघ से आशय है कि भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, ये कई बार प्रश्न पूछा है, इस पर निबंध भी लिखने को आता है। अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश करने की संसद की शक्ति। 2 प्रकार की संसद की शक्ति है, एक नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, इसमें ऐसे राज्य जो पहले से ही स्थापित है। दूसरी शक्ति जो है संसद की नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, इसमें ऐसे राज्य शामिल है जो पहले से विद्यमान थे लेकिन भारतीय संघ क्षेत्र में नहीं थे। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नवीन राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों में बदलाव करने की संसद की शक्ति। इसके तहत वो नामों में बदलाव कर सकता है, क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कार्य होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद देसी रियासतों के एकीकरण करने के लिए रियासती मंत्रालय का गठन 22 जून 1947 को किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 तक 9 प्रांत और 549 देसी रियासतों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। मात्र 3 ही ऐसी रियासतें थी, कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आइए आगे इन सब की स्थिति को जानते हैं और जो नए राज्य हैं उनके गठन के बारे में बात करते हैं। किया गया भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में 22 जून 1947 को इनके जिम्मे ये काम था कि जो हमारी 3 रियासतें बच गई थी उनको कैसे उनका एकीकरण किया जाए, उनके संदर्भ में और जो क्षेत्र थे उनके एकीकरण की बात की गई थी। तो इन्हीं सब के चलते पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है, या भारत के बिस्मार्क नाम से भी इनको जाना जाता है। बात करते हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों के भारत में शामिल होने के लिए कैसे शामिल हुए। तो 1948 में जनमत संग्रह द्वारा भारत में जूनागढ़ को शामिल किया गया। सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया हैदराबाद को, और जम्मू कश्मीर को अगस्त 1948 में विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ को वर्ष 1948 में जनमत संग्रह, ये पूछता है कि जूनागढ़ कैसे, प्रश्न में, तो जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल। हैदराबाद कैसे, सैन्य कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र। ठीक, तीनों देखिए मिलाने के लिए आता है। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया भारत में, जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई द्वारा, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र। यहाँ के नवाब हरि सिंह जी थे। हिंदू थे, यहाँ पे जनसंख्या मुसलमानों की ज़्यादा थी। कबीलाई के रूप में पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। भारत सरकार से ये मदद मांगे, भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई के द्वारा
अपना उन कबायलियों को खदेड़ दिया और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर अगस्त 1948 में किया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ। यहाँ नवाब मुसलमान थे, हिंदू संख्या बहुसंख्यक थी। जनमत संग्रह हुआ और भारत के पक्ष में रहने के लिए लोगों ने वहाँ पे मतदान दिया और जूनागढ़ इस तरीके से भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद के विषय में कहानी ये कही जाती है कि ये चुपके चुपके भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाह रहे थे पाकिस्तान के सहयोग से, लेकिन अचानक स्थितियाँ कुछ ऐसी बदली तो इन पे सैन्य कार्रवाई करके और भारत में शामिल करवाया गया। उसके बाद मूल संविधान जो हमारा था 1949 में, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय जो संपूर्ण भारतीय संघ क्षेत्र था उसको 4 प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क, भाग ख, ग और घ में। क में आती थी बड़ी क में आते थे मतलब जहाँ का शासन। क में ऐसे राज्यों को लिया गया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जिनको प्रांत की संज्ञा दी गई थी, और जो प्रांत थे वहाँ का शासनाध्यक्ष कौन होता था? गवर्नर होता था। तो जो भाग क के राज्य थे उसमें ऐसे राज्यों को चिन्हित किया गया था कि जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत की श्रेणी में आते थे और उन पे शासन गवर्नर का होता था। भाग ख के अंतर्गत ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें बड़ी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद रियासत थी। ग में छोटी रियासतें या शाही शासन वाले जो रियासतें थे, क्षेत्र थे, उनको भाग ग के तहत शामिल किया गया था। और घ जो भाग घ था उसके तहत विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए, जो विदेशों से अर्जित जो राज्य क्षेत्र होंगे उनको भारत में शामिल किया गया था। ऐसे को घ संज्ञा दी गई थी। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। उन्होंने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट को आधार मानकर संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 तथा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में संसद ने भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित किया। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जो हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव थे। इसके पहले अक्टूबर के पहले स्थिति ये थी, जम्मू और कश्मीर दोनों क्या थे? जम्मू कश्मीर राज्य थे, उसमें लद्दाख भी शामिल था। दादरा नागर हवेली ये अलग केंद्र शासित था और दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इनके आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे और दादरा नागर हवेली और दमन और दीव की बात करेंगे। एक बार इसको देखिए। रियासती मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 22 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। पटेल को लौह पुरुष या भारत के बिस्मार्क की उपाधि दी जाती है। जूनागढ़ का जो भारत में विलय हुआ जनमत संग्रह द्वारा हुआ। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल हुआ और वहीं जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा शामिल हुआ। ये बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, इसलिए इसको डर किया गया है। मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण 4 प्रकार का किया गया था। संपूर्ण भारत के का जो राज्य क्षेत्र था उसको 4 प्रकार। भाग क था, इसमें ऐसे राज्य जिन्हें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत कहा गया था, मतलब प्रांत कहा गया था, और शासन का प्रमुख वहाँ का गवर्नर था। ठीक, 2 बातें याद करनी है। क में कैसे राज्य शामिल किए गए थे अगर पूछता है तो जिनको प्रांत कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और शासन गवर्नर के द्वारा शासित होता था। ख में भाग ख हो गया अगला, बड़ी देसी रियासतें, उसमें हैदराबाद हो गई। ग में क्या था? छोटी रियासतें या शाही शासन वाली रियासतें। घ में क्या था? विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए। अर्जित का अभिप्राय क्या है? विधि, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अर्जित किया गया हो, जिसको मान्यता मिली हो, वैसे अर्जित क्षेत्र। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। रिपोर्ट इन्होंने 1955 में दी और संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 तथा आयोग की संस्तुति के अनुसरण में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। जो वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं भारत में, वो 1956 की बात है। पहला राज्य और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। आज वर्तमान में जो स्थिति हमारी है भारत में, वर्तमान में स्थिति 26 जनवरी 2020, वर्तमान स्थिति 26 जनवरी 2020।
8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं। आइए संघ राज्य क्षेत्र जो नए बने हैं, जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग उनको हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित और 2 केंद्र शासितों को मिला के 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उनके विषय में अभी हम सविस्तार देखते हैं। प्रदेशों को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और एक प्रदेश को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये हमारा नवीन तथ्य है, नवीन ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भारत व बांग्लादेश के मध्य जो भूमि का विदेशी भूमि अंतः हस्तांतरण क्षेत्र समझौता जो हुआ था उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर, पहले ये क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था। इसको अलग करके जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसका विभाजन, आधिकारिक विभाजन कब किया गया? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित या 2 संघ शासित राज्य क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में आए। क्षेत्र में क्या है, इनकी उपस्थिति तो पहले से ही थी लेकिन इनका नया रूप सामने आया। ठीक, नया रूप सामने आने से जो वहाँ पे रणवीर या संहिता थी उसको हटा दिया गया। आईपीसी की धारा के तहत अब इसको शासित किया जाने लगेगा। देखिए जम्मू कश्मीर आधिकारिक विभाजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख इनका भी आधिकारिक विभाजन 2019 अक्टूबर 31 को हुआ। ये प्रश्न ये पूछेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई? ये भी 31 अक्टूबर 2019। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, उसका क्या राजनीतिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और लद्दाख में क्या राजनीतिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा जम्मू कश्मीर है, विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? विधानसभा होगा। विधानसभा की कुल सीटें कितनी होंगी? 107। विधानसभा की कुल सीटें 107 होंगी, 114 प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री जो होंगे वो अपने कैबिनेट में अधिकतम 9 मंत्रियों को शामिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में अपने कैबिनेट में 9 मंत्रियों को शामिल कर सकेंगे। लोकसभा में 5 सीटें होंगी। पूछेगा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कुल सीटें 5 हैं। 3 पर चुनाव होगा और 2 पर मनोनयन होगा। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। और कानून व्यवस्था तथा पुलिस पर नियंत्रण किसका होगा? तो केंद्र का नियंत्रण होगा। विधानसभा जम्मू कश्मीर में होगी। टोटल 107 सीटें हैं। अभी वर्तमान में 114 प्रस्तावित थी लेकिन 160 सीटें हैं, 107 सीटें हैं, 107। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट में अधिकतम 9 मंत्रियों को रख पाएंगे। उसके बाद लोकसभा भी होगी। लोकसभा में 5 सीटें होंगी। चुनाव 3 सीटों पर होगा, मनोनयन 2 सीटों पर होगा। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में भी मनोज सिन्हा जी हुए हैं। कानून व्यवस्था तथा पुलिस पर किसका नियंत्रण होगा? केंद्र का नियंत्रण होगा। जो जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 31 अक्टूबर 2019 को जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया था लद्दाख, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में विधानसभा होगी? नहीं, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लोकसभा 1 सीट। लोकसभा कुल कितनी सीटें होंगी? 1 सीट होगी। स्थानीय निकाय यहाँ पे होंगे। स्थानीय निकाय मतलब पंचायती चुनाव, गांव और ब्लॉक और जनपद स्तर पे जो निकाय होते हैं स्थानीय निकाय होंगे यहाँ पे। तो लद्दाख में स्थानीय निकाय होंगे। यहाँ संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होगा? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करेगा, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। प्रश्न ये पूछेगा कि लद्दाख के राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश बना है, उसका जो संवैधानिक प्रमुख उपराज्यपाल होगा। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होगा? यही उपराज्यपाल लद्दाख का जो होगा वही राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा। और लद्दाख के जो प्रथम एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो श्री आर.के. माथुर जी को लद्दाख का पहला प्रथम उपराज्यपाल बनाया गया है। अब दादरा एवं दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, दादरा एवं नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था।
ये एक अलग था और दमन द्वीप एक अलग था। ठीक, इनका एक में विलय कर दिया गया। एक में विलय किस कारण किया गया? तो एक नीति होती है न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की नीति का जो सिद्धांत है, मतलब न्यूनतम सरकार रहे लेकिन अधिकतम सुशासन रहे, इस नीतिगत सिद्धांत को अपनाते हुए संसद ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक नवीन केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे दादरा एवं नागर हवेली और दूसरा दमन एवं दीव थे। इनका विलय 26 जनवरी 2020 को हो गया, मतलब 26 जनवरी 2020 से जो दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव नाम का एक नया केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इनका जो वो होगा न्याय क्षेत्र, तो बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, लोकसभा की कितनी सीटें होंगी? इसमें 2 सीटें होंगी लोकसभा की। कारण इसका क्या था बताए अभी, न्यूनतम सरकार व अधिकतम सुशासन नीति सिद्धांत के आधार पर, जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पूर्व का इतिहास देखिए क्या था। पूर्व का इतिहास ये था कि ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों केंद्र शासित प्रदेश अर्थात दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव, ये पुर्तगाल के अधीन थे। ये पुर्तगाल के अधीन थे तथा दिसंबर 1961 में स्वतंत्र हुए। दिसंबर 1961 से वर्ष 1987 तक गोवा दमन एवं दीव का ही हिस्सा था। उसके बाद एक नया आता है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश थे 1953 में, जिसकी स्थापना हुई। उसके बाद एक त्वरित मुद्दा अभी हुआ था 2015 में, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2015 में। किससे संबंधित है? भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। भारत तथा बांग्लादेश, 100वां जो संविधान संशोधन 2015 था, तो भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश, भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा। हस्तांतरित विदेशी अंतः क्षेत्र जो अर्जित होते हैं, हस्तांतरित, ठीक है, तो इसमें क्या है, 111 जो क्षेत्र थे वो भारत द्वारा बांग्लादेश को दिए गए और बांग्लादेश द्वारा भारत को 51 क्षेत्र दिए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाप्त हो गया है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम की जो बातें थी उसको स्वीकार कर ली गई है। भारत अपने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया है तथा बांग्लादेश ने 51 अपने विदेशी अंतः क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया है भारत को। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा लंबाई क्रम जो होता है, पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये घटते क्रम में है, कई बार पूछा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किससे मिलती है? बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल के साथ मिलती है। आइए इसके आगे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके स्थापना के बारे में पूछता है, उसको देखते हैं। अब देखिए, जो 1956 के पश्चात बने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, उनका विवरण, ये कई बार परीक्षाओं में इसका क्रम पूछता है। आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। ये तुरंत त्वरित वाला है, ये पुराना नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 के पहले की जो किताबें हैं उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो नवीन आंकड़े नहीं हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ है। उस बदलाव को इसमें समाहित किया गया है और तब ये आप लोगों को दिया जा रहा है। कृपया हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। देखिए, 1956 के पश्चात बने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण, इसमें महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में बने, बम्बई से अलग करके। पांडिचेरी बना, वर्तमान में इसका पुडुचेरी नाम है।
14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडिचेरी बना। नागालैंड 1963 में बना। हरियाणा 1966 में बना। चंडीगढ़ केंद्र शासित 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, पंजाब और कुछ हिमालयी राज्यों को लेकर। मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1972 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य। ठीक। गोवा 1987 में आज़ाद हुआ। 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और दीव एक ही साथ थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड जो हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और जो आपका झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना। तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र से। ठीक। उसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख बना 31 अक्टूबर 2019 को। दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना 26 जनवरी 2020 को। एक बार सरसरी निगाह से देखिए। महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में बने। पांडिचेरी 1962 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में। चंडीगढ़ भी 1966 में। हिमाचल 1971 में। मेघालय 1972 में। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। इसका क्रम बार बार पूछता है। छ उ झ, ऐसे करके छ उ झ, छऊझ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2020 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2020 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। ये त्वरित था, लेकिन अब 3 और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया है। इसका क्रम इस बार पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव 26। अन्य परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको देखिए। जो हमारा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 8 में। किसमें? भाग 8 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 राज्य पुनर्गठन आयोग बने भारत में आज़ादी के बाद। पहला धर आयोग बना जून 1948 में। अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर समिति। इसका क्रम आता है। जेवीपी समिति गठन दिसंबर 1948 में हुआ। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतामरैया। उसके बाद तीसरा जो बना फजल अली आयोग बना अक्टूबर 1953 में। 3 सदस्यीय आयोग था। इसके 2 सदस्य और थे। फजल अली जी इसके अध्यक्ष थे और 2 सदस्य के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरी थे। इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया। पूछा जाता है कि फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था। तो फजल अली आयोग ने, जो अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था, 3 सदस्यीय आयोग था, ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया। आज हम लोग भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, आवश्यक बिंदुओं को क्रमवार पढ़ें, और हमें विश्वास है कि इस कक्षा में भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, इसी में से पूछा जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित नवीन आंकड़े जो 26 जनवरी 2020 तक हैं, जो आपको अभी किताबों में जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे, जो राज्य व्यवस्था वाली किताबें होंगी। ठीक, तो उसमें इसका समाहन किया गया है। आपको हमारी कक्षा कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे एल्विन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं जो आप लोग एक साथ देख सकते हैं। उनको अपने मित्रों, अपने साथियों और पढ़ने वाले बच्चों तक विस्तारित करें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।